दोस्तों ये कहानी है चार दोस्तों की जिन्होंने एक साथ मिलकर तीन अजीम और ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी। जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दे दी, लेकिन जंग खत्म होते ही चार दोस्तों में से दो दोस्त एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबान हो गए। यानी कल तक जो दोस्त एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ रहे थे, आज वो एक दूसरे से खौफ महसूस करने लगे। वो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को, एक दूसरे के पावर को अपने लिए खतरा महसूस करने लगे। जी दोस्तों, ये कहानी है कोल्ड वार की। मैं हूँ ज़र बरोज़ादा, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और टॉपिक पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में एक और टॉपिक पे बात करेंगे, कोल्ड वॉर पे। इसकी आउटलाइन कुछ यूं है, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, उसके पास उसके कॉन्सेप्ट को, हिस्ट्री को, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, और उसके फीचर्स को, कि कोल्ड वॉर के फीचर्स क्या थे और उसके रूट काजेस क्या थे, और कोल्ड वॉर के लिए हु टू ब्लेम, किसको ब्लेम करें कि किसने स्टार्ट की और किसने इसको इतनी स्केलेट की। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कोल्ड वॉर को और इसके रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वॉर के स्टेप्स हमें बोल्शेविक रेवोल्यूशन से मिलती हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन आई थी सोवियत यूनियन में, जिसने कम्युनिस्ट रिजीम को, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। 1918 में एक सिविल वॉर उठती है सोवियत यूनियन में और वो ज़ार्स को शिकस्त दे देती है, और इसके मुकाबले में फिर वो एक और नया इकोनॉमिक सिस्टम, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम भी है, उसे वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जब सिविल वॉर जब उठती है 1918 में सोवियत यूनियन में, तो कैपिटलिस्ट स्टेट्स, नॉन कम्युनिस्ट जितने फोर्सेस थे सोवियत यूनियन में, उन फोर्सेस को वो सपोर्ट कर रहे थे कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी लोगों को वो क्रश कर लें और बोल्शेविक रेवोल्यूशन को वो नाकाम बनाएं। तो लिहाजा कैपिटलिस्ट स्टेट्स की पहले दिन से ही कम्युनिज्म से एक नफरत और एक परेशानी थी। लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद, जब इन तमाम मुल्कों ने, जिन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ी थी, और रशिया उन फातेह मुल्कों में से एक थी, यानी ये भी फातेह मुल्क था, तो यूएसए ने यूएसएसआर को एक फातेह की नज़र से जब देखा, तो उसने महसूस किया कि अब यूएसए के हेजमनी को, यूएसए की जो पोजीशन है सुपर पावर की, उसको वो सिर्फ यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ही चैलेंज कर सकती है। चूंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद सिर्फ दो सुपर पावर्स रह गए थे, बाकी जितने ग्रेट पावर्स थे वो सब के सब कमज़ोर पड़ गए थे। फ्रांस और यूके ये बुरी तरह कमज़ोर हो गए थे। इनको मार्शल प्लान के ज़रिए अमेरिका ने फिर से खड़ा किया। ये कोई जंग ऐसी फिजिकल जंग नहीं थी, लेकिन ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज थी, यानी दो आइडियोलॉजीज के दरमियान जंग थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। ये दो अपोजिंग यानी आइडियोलॉजीज हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल अपोज करते, एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेटो वर्सेस वर्सा पैक्ट, दो ग्रुप्स बन गए थे, दो ब्लॉक्स बन गए थे। एक अमेरिका ने बनाई और दूसरा ग्रुप रशिया ने बनाई। उसने नेटो के जरिए मुल्कों को अपने ऑर्बिट में लाना शुरू कर दिया, और यूएसएसआर ने वर्सा पैक्ट के जरिए। ये जंग 45 ईयर्स तक चलती रही, यानी 1945 से लेकर 1991 तक ये जंग जारी रही। अगरचे ये कोई फिजिकल वार नहीं थी, यानी डायरेक्ट वार नहीं थी दोनों स्टेट्स के दरमियान, लेकिन इसके असरात इतने ज़्यादा थे कि उनके जितने सैटेलाइट स्टेट्स थे, उनके करीब के जितने स्टेट्स थे, उसने सबको मुतासिर कर दिया, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नया शिफ्ट ले आया। कोल्ड वॉर के कुछ फीचर्स थे, यानी दोनों स्टेट्स ने मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए। वो स्पाइंग करते थे, एक दूसरे पे नज़र रखते थे कि कौन सा मुल्क क्या इरादे रखता है, उसके पास कौन सी मिलिट्री है और उसके इंटेंशंस क्या हैं। इसके अलावा वो प्रोपेगेंडा करते थे एक दूसरे के खिलाफ, मुल्कों की यानी और पब्लिक की ओपिनियन वो फॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा वो आर्म्स रेस में भी कम्पीट कर रहे थे। इसके अलावा वो स्पेस रेस में भी वो कंपटीशन में थे, और वो लोन और एड्स के ज़रिए स्टेट्स की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से करता है।
तो एक पहले हमने जो बात की कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में वो इमर्ज हुई और 1980 में सिविल वार स्टार्ट हो गई और फिर कम्युनिस्ट रिजीम इस्टेब्लिश हुई सोवियत यूनियन में। तो ये आइडियोलॉजीज कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म अपोज करते थे। तो कैपिटलिस्ट स्टेट्स नहीं चाहते थे कि दुनिया में कम्युनिज्म की रूल आ जाए और इसकी इन्फ्लुएंस दूसरे स्टेट्स को उसकी इफेक्ट इन पे पड़ सके। तो इसीलिए जितनी कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे वो कम्युनिज्म को, कम्युनिस्ट सिस्टम को वो अपोज करते थे। तो लिहाजा यूएसए के पास कैपिटल स्टेज थी, यानी यूएसए अपनी सुपर पावर की पोजीशन को, हेजमनी को वो कंटिन्यू और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था, जबकि यूएसएसआर भी चाहता था कि कम्युनिज्म दूसरे स्टेट्स में फैल जाए और उसकी हेजमनी सारी दुनिया में स्प्रेड हो जाए। तो कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म अगर इसकी पॉलिटिक्स को देख लें, कम्युनिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो वन पार्टी सिस्टम है। अभी भी रशिया में देख लें या चाइना में, वहाँ पे सोशलिज्म है, वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम है, यानी एक ही पार्टी से लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टी को वो एक्सेप्ट नहीं करते। इकोनॉमी उसकी स्टेट ऑन्ड इकोनॉमी है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के पास हैं, यानी स्टेट रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों के दरमियान। वहाँ पे रिच और पुअर के दरमियान इक्वलिटी है, कोई पुअर कोई रिच नहीं है। तो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल बेसिस पे होते हैं, सबको एक जैसे शेयर्स मिलते हैं। उनकी बिलीफ है इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, यानी सब के सब इक्वल हैं, कोई किसी से बड़ा कोई किसी से छोटा, कोई कुछ नहीं है, बल्कि सब के सब इक्वल हैं इन ऑल टर्म्स। और वो चाहते हैं कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस के ज़रिए सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाया जाए। जबकि इसके मुकाबले में अपोजिट अगर हम देख लें तो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है और वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम की वो बात करती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आते हैं, यानी वो पार्टीज़ के दरमियान इलेक्शन होती हैं और इलेक्शंस के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स वो इलेक्ट होकर आते हैं। और इकानमी इसकी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, यानी इंडिविजुअल्स अपने बेस पे वो बिजनेस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। और वहाँ पे इसकी इकोनॉमी में वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है पुअर्स और रिच के दरमियान। उसमें इक्वलिटी थी, यानी कोई रिच और पुअर नहीं था, इक्वलिटी थी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसकी बिलीफ्स वो लिटिल मीडिया सेंसरशिप है, यानी मीडिया बिल्कुल फ्री हो, मीडिया पे कोई सेंसरशिप ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो। और इसके अलावा वो कम्पिटिटिव मार्केट की बात करती है और कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करती है कि एक स्टेट कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए वो इसको ज़्यादा फोकस कर ले। तो इसके अलावा जो कुछ डेवलपमेंट्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान हुए, यानी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिन्होंने यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो स्पेस थी उसको मज़ीद वाइडन कर दिया। एक तो पहले से अमेरिका को यूएसएसआर से नफरत थी। उनकी जो इत्तेहाद थी वर्ल्ड वॉर 2 में वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड पे थी, क्योंकि वो जर्मनी को तोड़ना चाहते थे। जर्मनी एक एग्रेसिव स्टेट थी, तो उन्हें रशिया की ज़रूरत थी जर्मनी के ख़िलाफ़। लेकिन उनकी जो नफ़रत है वो पहले से है, क्योंकि कम्युनिस्ट रजीम यूएसएसआर में वो पहले से इस्टेब्लिश थी। तो इसीलिए यूएसए को इस निज़ाम से, कम्युनिस्ट निज़ाम से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी और उसे मसला था कि वो मज़ीद स्प्रेड ना हो जाए दूसरे स्टेट्स में। इसके अलावा एक और इवेंट हुई थी कि हिटलर के जो मोटिव्स थे वो अगेंस्ट कम्युनिज्म थी, यानी हिटलर कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। तो यूएसएसआर को इस चीज़ का ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हिटलर एज एन एग्रेसिव लीडर ऐसा ना हो कि वो रशिया पर अटैक कर दे, इन्वेड कर ले। हालांकि 1941 में वो एक बार इन्वेड कर चुका था, लेकिन फिर से वो इस खौफ में था कि कहीं फिर से वो इन्वेड न कर दे रशिया में। तो उसने क्या किया कि यूएसएसआर ने, वो पहले से इस खौफ का शिकार था कि वो जर्मनी, यूएस, यूके के साथ मिलकर वो यानी यूएसएसआर के खिलाफ जंग लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा नफरत कम्युनिज्म से है, तो वो यूएसएसआर को निशाना बनाएंगे। तो स्टालिन ने क्या किया, 1939 में उसने हिटलर के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ली। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हिटलर को भी यूएस से और यूके से ख़तरा था और स्टालिन को भी था, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे के दुश्मन थे। हिटलर 1941 में यूएसएसआर में एक बार इन्वेड कर चुका था और स्टालिन भी हिटलर को पसंद नहीं करता था। लेकिन कहते हैं कि
दुश्मन हमेशा के लिए दुश्मन नहीं रहता और दोस्त हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता। तो स्टालिन ने जर्मनी के साथ यानी हिटलर के साथ एक पैक्ट साइन किया, यानी इसे कहते हैं सोवियत जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट। उस पैक्ट के कुछ पॉइंट्स ये हैं कि नो अटैक ऑन ईच अदर इन केस ऑफ वॉर। उन्हें पहले से पता था कि जंग तो होगी, लेकिन इस जंग में वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, यानी नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पे वो अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था इस एग्रीमेंट का वो था डिवाइडेड ईस्टर्न यूरोप। उन्होंने ईस्टर्न यूरोप को यूएस और जर्मनी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि उन्होंने ईस्टर्न यूरोप को डिवाइड किया कि यहाँ से यहाँ तक आपकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और यहाँ से यहाँ तक जर्मनी की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ये एक कुछ ऐसे एपिसोड्स थे, ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान मजीद इख्तलाफात को हवा दी। और जब जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वार जब शुरू होती है, जर्मनी यूएसएसआर में वो इन्वेड करता है, अटैक करता है, तो इस जंग के दौरान यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस जब एक साथ एक ग्रुप में होते हैं और वो जर्मनी पे अटैक करते हैं। लेकिन इसी जंग के दौरान भी 1939 के बाद यानी जितनी वो आगे चलता गया, यानी वार जितनी आगे चलती गई, उनकी मिसट्रस्ट यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो मिसट्रस्ट थी वो मज़ीद इंक्रीज होती गई। तो इस जंग के दौरान भी दो दोस्तों को यानी यूएसएसआर और यूएसए को एक दूसरे पे शक था, तो उन्होंने एक दूसरे पे स्पाइंग वो करते थे। यानी यूएसए के जो यूट्यूब प्लान्स थे वो यूएसएसआर में यानी यूएसएसआर के टेरिटोरीज में जाती थी, उधर वहाँ फ्लाई करते थे और वहाँ से वो फोटोज पिक्चर्स वो कैप्चर करके फिर वो सीआईए को वो दिखाती थी। तो वो एक दूसरे के मिलिट्री इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पे नज़र रखते थे कि यानी यूएसए के या यूएसएसआर के उनके इंटेंशन एक दूसरे के खिलाफ क्या हैं। वो दूसरे स्टेट्स की सपोर्ट को हासिल करने के लिए वो प्रोपेगेंडा करते थे, यानी वो दूसरे के वर्स्ट फेस को शो करते थे। मतलब अगर यूएसएसआर दूसरे स्टेट्स की ओपिनियन को, दूसरे स्टेट्स की सपोर्ट को हासिल नहीं करता, तो फिर उसके लिए मुश्किल था कि वो अपनी जो हेजमनी है या उसकी जो पोजीशन है वो उसको स्ट्रेंथन कर सकता। तो उसने यूएसए के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा की दूसरे स्टेट्स या पब्लिक ओपिनियन के लिए कि ये एक एग्रेसिव स्टेट है, यूएसए चाहता है कि सारी दुनिया पे उसी का रूल हो जाए, उसकी हेजमनी बन जाए। इसके खिलाफ यूएसएसआर पे ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि एक कम्युनिस्ट स्टेट है और ये एक्सपेंशन चाहती है कि सारी दुनिया में इसकी एक्सपेंशन और इसकी रूल और कम्युनिस्ट रूल को वो इस्टेब्लिश कर ले। वो अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए आर्म्स बना रहे थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब अमेरिका ने जापान में 2 खतरनाक और खौफनाक हथियार डाले थे, वहाँ पे फेंके थे, जैसे कि उसकी जो लिटिल बॉय वो एक बॉम्ब थी, न्यूक्लियर बॉम्ब थी, उस बॉम्ब को उसने पहले से बनाया था, लेकिन रशिया को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो जापान पे इसको अप्लाई करने की वो साजिश कर रहा है या उसको वो इरादे रखता है। तो यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। उसने भी अमेरिका को दिखाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, उसने भी 1949 में अपने न्यूक्लियर एटम बम उसने इस्टेब्लिश किए। लेकिन फिर इसके मुकाबले में चूंकि कंपटीशन थी और आर्म्ड रेस थी, तो क्या हुआ कि अमेरिका ने इसके खिलाफ हाइड्रोजन बम बनाए, उससे मज़ीद कई गुना खौफनाक और ख़तरनाक उसने बम एक्वायर कर लिए। तो फिर रशिया ने इसके खिलाफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने बनाए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जो यूएसएसआर से यूएसए को अटैक कर सकते थे। उनकी कंपटीशन सिर्फ आर्म रेस पे नहीं थी बल्कि स्पेस रेस भी वो उनकी कंपटीशन के ऑर्बिट में आ चुकी थी। यूएसएसआर ने स्पुतनिक बनाई, उसने मून पे अपने बंदे भेजे, तो फिर यूएसए ने भी इसके खिलाफ उसने भी अपने सैटेलाइट्स बनाए और फिर उसने भी वहाँ पे स्पेस और मून पे जाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की फिर कोशिश की। फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्टेट्स की सिर्फ प्रोपेगेंडा के ज़रिए उनकी सपोर्ट को हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने स्टेट्स जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट लिबरेटेड स्टेट्स थे उन्हें वो लोन्स और एड देते थे।
अमेरिका उन्हें एड देता था ताकि वो कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस से बच जाएं, और यूएसएसआर उन्हें एड फराहम कर रहा था ताकि वो कम्युनिस्ट रिजीम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके। तो दोनों स्टेट्स पैसे पानी की तरह बहा रहे थे कि वो उनके अंदर अपनी सपोर्ट को ग्रो कर सकें। तो इन चीज़ों ने, इन फैक्टर्स ने उनके दरमियान मिसट्रस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ किया, मज़ीद एक्सपेंड किया। लेकिन कुछ और ऐसे इवेंट्स हुए थे जो कि कोल्ड वार को एस्केलेशन की तरफ ले गए। सबसे पहला इवेंट हुआ था, 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, उनमें कुछ एग्रीमेंट्स थे उनके थे, यानी कुछ पॉइंट्स पर वो एग्री कर गए थे और कुछ पॉइंट्स पर वो डिसएग्री थे। जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943 में, यहाँ पे स्टालिन और चर्चिल और रूजवेल्ट, 3 स्टेट्स लीडर्स थे, वो मिले तेहरान में 1943 में, और उन्होंने जंग में एक नए फ्रंट की बात की कि जंग में एक दूसरा फ्रंट बनाया जाए, क्योंकि जंग में सबसे ज़्यादा जोर जंग की वो यूएसएसआर यानी ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न स्फीयर पे थी। तो अब यूएसएसआर ये अपील कर रहा था कि एक नया फ्रंट बनाया जाए ताकि उससे वॉर में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। फिर इस बात पे भी वो एग्री हुए थे कि यूएसएसआर जापान के खिलाफ जंग लड़ेगी। पहले यूएसएसआर जर्मनी के साथ उस जंग लड़ रही थी, लेकिन अब वो जापान के साथ भी वो जंग लड़ेगी, और यूएन के सेटअप को उन्होंने प्रपोज किया, और पोलैंड पार्टीशन की भी वहाँ पे बात हुई। और इसके अलावा जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, याल्टा कॉन्फ्रेंस, फरवरी 1945 में, यहाँ पे वो इन पॉइंट्स पर एग्री कर गए कि यूएसएसआर फाइट जापान, वो जापान के खिलाफ जंग लड़ेगी, और जर्मनी के 4 जोन्स होंगे, यानी जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, एक फ्रांस को, दूसरा यूएस को, और यूएसएसआर और ब्रिटेन को वो एक एक जोन मिल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि फ्री इलेक्शंस इन ईस्टर्न यूरोप, यानी ईस्टर्न यूरोप जितने स्टेट्स थे उनमें फ्री इलेक्शंस होंगे। और उन्होंने यूएन के सेटअप को कंफर्म किया कि एक नया सेटअप बनाया जाएगा, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो कि फेल्ड एक और जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी लीग ऑफ नेशंस की जो फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको वो रिप्लेस करेगी। और इसके अलावा बात जो हुई थी एग्रीमेंट की, वो नाजी पनिशमेंट, यानी जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे नाजी, उनको वो पनिशमेंट देंगे, और उन्हें जो नाजी पार्टी है जर्मनी में उसको वो बैन करेंगे। इसके अलावा ईस्ट यूरोप की जो सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थी वहाँ पे वो भी रहेगी। इसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में जुलाई में, जो पोट्सडेम के नाम से है। पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों पे वो उनकी एग्रीमेंट हुई थी कि जर्मनी एंड बर्लिन डिवीजन, जर्मनी और बर्लिन को डिवाइड किया जाएगा 2 जोन में। जर्मनी को डीमिलिटराइज करेगी, उसकी जितने मिलिट्री है उनको ख़त्म किया जाएगा, उसके पास कोई मिलिट्री नहीं रहेगी, और जर्मनी में फिर से इलेक्शंस होंगे, और यूएस और जीबी। लेकिन अब यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन को इस चीज़ पे कंसर्न्स थे कि अब जर्मनी की जो फ्यूचर है लॉन्ग टर्म में वो क्या होगा। ये जो दो, यानी जर्मनी को वो 2 हिस्सों में अब डिवाइड कर रहे हैं, ये कब आपस में मिलेंगे और एक फिर से जर्मनी एक नया मुल्क बनेगा। तो ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस के वो पॉइंट्स थे जिन पे तीनों स्टेट्स एग्री कर गए थे। लेकिन इन कॉन्फ्रेंसेस के रिजल्ट में कुछ और पॉइंट्स थे जहाँ पे वो डिसएग्रीड थे, यानी तीनों स्टेट्स के अलग अलग कंसर्न्स थे। तेहरान कॉन्फ्रेंस के जो डिसएग्रीमेंट्स थे वो इन पॉइंट्स पर थे कि सेकेंड फ्रंट की बात तो हुई थी तेहरान कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अब भी यूएस और यूके वो डिलेट कर रहे थे, यानी वो डिले कर रहे थे, अभी भी वो दूसरा फ्रंट नहीं खोल रहे थे जंग के लिए। तो यूएस चूंकि सारा जोर जंग की यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन पे था, तो सोवियत यूनियन डैमेज हो रहा था, तो उसने अपील की, प्रोटेस्ट की कि भाई कब आप सेकेंड फ्रंट खोलेंगे, सारा जोर यूएस यानी सोवियत यूनियन पे है। लेकिन अब अगर दूसरी फ्रंट ना खुलती तो सोवियत यूनियन की डैमेज वो सर्टेन बात थी, यानी वो तो पक्की बात थी कि अब सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा डैमेज की वो फेस करना पड़ेगा। तो पहले से चूंकि चर्चिल और रूजवेल्ट को यूएसएसआर की स्प्रेडिंग कम्युनिज्म मोटिव्स पे शक था, उन्हें पता था कि अगर यूएसएसआर मज़ीद स्ट्रेंथन हो गई या उसे जंग में डैमेज नहीं हुआ तो फिर वो आगे जाकर कम्युनिज्म को स्प्रेड करेगा जितनी कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं या ईस्टर्न यूरोप के जितने लिबरेटेड स्टेट्स हैं। तो वो इसीलिए डिले कर रहे थे कि उसे थोड़ी बहुत वीक हो जाए।
तो लेकिन अब स्टालिन का जो फोकस था वो पोलैंड, जबकि यूके और यूएसए अपोज कर रहे थे। वो पोलैंड में वो चाहता था कि पोलैंड में उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो और कंट्रोल है वो से हासिल हो जाए यूएसएसआर को। लेकिन उसके अलावा वो यूएस और यूके थे वो अपोज कर रहे थे कि पोलैंड में इलेक्शंस हो, वहाँ पे एक उनकी अपने लोगों की एक हुकूमत बन जाए। इसके अलावा वर्सा अपराइजिंग हुई थी, सोवियत यूनियन के जो फोर्सेस थे वो यानी जर्मन्स को क्रश करने में फेल हो चुके थे, क्योंकि पॉलिश रेबल्स वहाँ पे वो फाइट कर रहे थे, तो जर्मन्स ने पॉलिश रेबल्स को वहाँ पे क्रश कर लिया। तो यल्टा कॉन्फ्रेंस जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उसकी कुछ और डिफरेंसेस थे। वहाँ पे यूके यूएस एक साइड पे थे, जबकि यूएसएसआर दूसरी साइड पे था। तो वहाँ पे जो रेप्रेशंस थे, जो रेप्रेशंस पे उनके कुछ डिफरेंसेस थे। यूएस और यूके चाहते थे कि रेप्रेशंस कुछ आसान हो, लेकिन यूएसएसआर ये चाहता था कि जर्मनी पे बहुत ज़्यादा ऐसे भारी रेप्रेशंस लगाए जाएं। रेप्रेशंस जंगी जुर्मानों को कहते हैं ऐसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो यूएसएसआर को उठाना पड़ा था। इसीलिए वो चाहता था कि जर्मनी को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर से वो दूसरे स्टेट्स पर हमला करने की जुर्रत ना करे। तो वो भारी रेप्रेशंस की बात कर रहा था यूएसएसआर, जबकि यूएसए और यूके वो चाहते थे कि उस पर कुछ हल्के रेप्रेशंस लगाए जाएं जर्मनी पे। जबकि अब यूएसएसआर डिमांड कर रहा था किस चीज़ के लिए, पॉलिश लैंड के लिए, यानी उसे पॉलिश लैंड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए एज़ कम्पेयर टू यूएस और यूके। यानी पॉलिश लैंड की टेरिटोरी यूएसएसआर को ज़्यादा मिलनी चाहिए, जबकि यूएस और यूके इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। और इसके अलावा यूएसएसआर वांटेड अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन पोलैंड। वो पोलैंड में चाहता था कि उसकी फ्रेंडली ऐसी गवर्नमेंट आ जाए, जबकि यूएसए और यूके को एक खतरा था कि अगर पोलैंड के अंदर यूएसएसआर की फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाए तो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी और कैपिटलिज्म वीक हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया और वो इस पॉइंट पर डिसएग्री कर गए। जो पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस थी उसमें यूएसएसआर के फोर्सेस लिटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया और जितने ईस्टर्न यूरोप थे जो लिबरेटेड स्टेट्स थे उनमें उसने अपने फोर्सेस छोड़ दिए थे, यानी उसके फोर्सेस वहाँ पे स्टे कर रहे थे। यूएसएसआर ने एक और सेटअप की बात की, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन पोलैंड। पोलैंड में उसने एक, जैसे कि उसने पहले भी कहा था कि उसे पोलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरी दिया जाए, वहाँ पे उसकी फ्रेंडली गवर्नमेंट बन जाए। और उन्होंने फिर यूएसए और यूके ने उसे अपोज किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश की, जो कि पोलैंड के लोग भी उसे इग्नोर कर रहे थे। यानी पोलैंड के लोग भी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाए, जबकि यूएस और यूके भी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। और इसके अलावा यूएसएसआर उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को एक्सपेंड की। यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर के आर्म्ड फोर्सेस एक्सपेंड कर जाएं और ज़्यादा हो जाएं, उसके पास ताकत आ जाए। तो वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और स्टालिन चाहता था कि जर्मनी को क्रश किया जाए, यानी जर्मनी बिल्कुल ऐसे उसे उस पर रेफरेशन ऐसे लगाया जाए कि जर्मनी का नामो निशान ना रहे। लेकिन चर्चिल और यूएस के जो ट्रूमैन था वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी पे इतने ज़्यादा रेप्रेशंस और इतने ज़्यादा उस पर हार्श ट्रीटमेंट उसे वो कर लें, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी उसे जब ट्रीट किया था हार्शली तो उन्होंने इस चीज़ का मज़ा भी देखा था, फिर उन्होंने इस चीज़ का वो भी उठाया था, नुकसान भी उठाया था। और वो पॉइंट जहाँ पे एक बार फिर वो डिसएग्री हुए थे, वो ट्रूमैन चाहता था, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहता था कि ईस्टर्न यूरोप की जितने लिबरेटेड स्टेट्स हैं उनमें फ्री इलेक्शंस हो, वहाँ पे लोगों के अपने पसंद की गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन स्टालिन इस चीज़ पे ज़िद कर रहा था कि नहीं, ईस्टर्न यूरोप उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए और वहाँ पे जो स्टालिन चाहता है, जो सोवियत यूनियन चाहता है, वहाँ पे उस किस्म की एक गवर्नमेंट्स बने। इसीलिए फिर क्या हुआ, ट्रूमैन और स्टालिन के दरमियान मज़ीद तल्ख़ कलामी हुई और हालात और मज़ीद कशीदगी की तरफ चले गए। तो अब हम बात करेंगे कि कोल्ड वार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लेम किसको किया जाए, कि किसने स्टार्ट किया था, किसने इस जंग को इतनी ज़्यादा एस्केलेट की और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पे दो ओपिनियंस हैं। एक तो ये है कि यूएसए को
इसकी सस्पिशन थी कि स्टालिन के जो डिटर्मिनेशंस हैं, जो मोटिव्स हैं, वो स्प्रेड कम्युनिज्म यानी कम्युनिज्म के स्प्रेड के लिए हैं। यानी यूएसए ये देख रहा था, उसे ये शक था कि स्टालिन चाहता है, यानी सोवियत यूनियन चाहता है कि सारी दुनिया पे कम्युनिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए। उसने अब रिफ्यूज्ड फ्री इलेक्शंस इन ईस्ट यूरोप। स्टालिन ने फ्री इलेक्शंस को अपोज किया था, तो ये एक और उसके शक में मज़ीद इजाफा हो गया कि वो यानी सोवियत यूनियन ये चाहता है कि ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हो जाए। रशिया जबकि 2 बार जर्मनी से वो उसको इन्वेड कर चुका था, यानी जर्मनी यूएस सोवियत यूनियन पे 2 बार अटैक कर चुका था, तो उसे यानी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था सोवियत यूनियन को। तो इसीलिए सोवियत यूनियन भी उसकी भी कुछ शुकूक शुबहात थे यूएसए की तरफ और दूसरे स्टेट्स की तरफ, जिन्होंने उसे एलाई किया था वर्ल्ड वार 2 में। जबकि यूएसएसआर इस चीज़ से भी मतलब ख़तरा था, उसे खौफ था यूएसए के यूएसए अब वो यानी यूएसएसआर की जो इन्फ्लुएंस है, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप में, अब वो उससे भी खौफ महसूस कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्टर्न यूरोप में उसकी इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस उन स्टेट्स को कम्युनिस्ट स्टेट्स बनाए और फिर वो इसको यानी कम्युनिज्म को मज़ीद आगे स्प्रेड कर ले और मज़ीद आगे वो ले जाए। जबकि सोवियत्स का ये ख्याल था कि यूएसएसआर की वो सफरिंग्स को नहीं समझता कि यूएसए यानी यूएसएसआर ने वर्ल्ड वार 2 में कितने सफरिंग्स यानी कितने नुकसान उठाए थे, उसको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है। तो इसीलिए फिर सोवियत यूनियन ने भी यूएसए को एक दुश्मन की नज़र से देखना शुरू किया। अब जब 1945 में यानी वर्ल्ड वार 2 में जब उसने एटम बम बनाए, तो यूएसएसआर ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी को भी शो की और उसने भी 1949 में एटम बम बनाए। तो जब वो आर्म्स रेस में लग गए और कंपटीशन शुरू हो गई, तो उनका खौफ और ख़तरा मज़ीद स्ट्रांग हो गया कि अब वाकई में दोनों स्टेट्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। स्टालिन चाहता था कि ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर की इन्फ्लुएंस यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो इंक्रीज़ हो, ताकि वो उन स्टेट्स को फ्रेंडली बना सके। जबकि अमेरिका की जो यानी एक्सपेंड्स थे वो थ्रेटन कर गए ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर की इंटरेस्ट को, क्योंकि जब यूएसएसआर ने सोवियत यूनियन ने वहाँ पे अपने इंटरेस्ट्स को वहाँ पे उजागर किया, तो फिर यूएस को वहाँ से ख़तरा हुआ। जब यूएसए ने कोशिश की तो यूएसएसआर को उससे खौफ महसूस होने लगा कि अब वो एक ही जोन्स पे यानी एक टेरिटोरी पे वो एक उनके इंटरेस्ट्स यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। लेकिन यूएसए ने चूँकि जर्मनी के ख़िलाफ़ जब उसने हार्श ट्रीटमेंट की, उन्हें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया था, तो वो चाहता था कि जर्मनी और उसके करीब जितने स्टेट्स हैं उन्हें नॉर्मली ट्रीट किया जाए, ताकि वो मज़ीद आगे फ्यूचर में वो उनके लिए थ्रेट ना बन जाएं। तो वो चाहता था कि जर्मनी में इलेक्शंस हों, जर्मनी में कोई ऐसा कम्युनिस्ट रूल ना बन जाए, यानी एग्रेसिव वहाँ पे कोई डिसीजन ना लिया जाए। और जब कोल्ड वार फ्लरिश कर गई आगे, तो मज़ीद जो ट्रस्ट थी वो मज़ीद शकूक शुबहात और ख़तरों में यानी वो ट्रांसफॉर्म होने लगा कि अब यानी जितने एपिसोड्स और इवेंट्स आगे जाते गए उनके दुश्मनी में और उनकी राइवलरी में उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ आता गया। तो दोनों स्टेट्स ने क्या किया, वो एक दूसरे को एग्रेसिवली अब ट्रीट करते थे। पहले वो वर्ल्ड वार 2 में वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन अभी जितनी भी ज़्यादा उनकी दुश्मनी बढ़ रही थी, उनकी शुकूक व शुबहात में और उन चीज़ों में मज़ीद इजाफा होता गया। यहाँ पे 2 व्यूज़ हैं, यानी यहाँ पे जो जिम्मेदारी है कोल्ड वार की, यहाँ पे 2 व्यूज़ हैं, एक रिविजनिस्ट है और एक प्री रिविजनिस्ट है। ये नन रिविजनिस्ट नहीं है बल्कि प्री रिविजनिस्ट है। इनकी 2 स्टैंड्स हैं। रिविजनिस्ट ये कहते हैं, रिविजनिस्ट्स में एक प्रोमिनेंट लीडिंग जो था वो विलियम एप्पलमैन था। वो ये कह रहा था कि जो कोल्ड वार स्टार्ट हुई और इसकी ज़िम्मेदार यूएसए को जाती है, क्योंकि यूएसए ये चाह रहा था कि
एटम बम पे उसकी मोनोपोली हो और उसकी दुनिया पे हेजमनी कायम हो जाए। जबकि दूसरी जानब प्री रेविजनिस्ट स्टैंड था, वो ये कहते थे कि इसके लिए ना यूएसए जिम्मेदार है और ना ही यूएसएसआर जिम्मेदार है, बल्कि वो एपिसोड्स और वो इवेंट्स थे जिन्होंने दोनों स्टेट्स के दरमियान मिसट्रस्ट को इंक्रीज किया और दोनों स्टेट आखिर एक और वार में उलझ गए। तो आज हम अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। कोल्ड वार की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और जितने आगे डेवलपमेंट्स हैं उन पे हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर, बाय।